हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे फेसलेस असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 पी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डिस्कशन से पहले मैं एक थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है फेसलेस असेसमेंट का उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। फेसलेस असेसमेंट में होता क्या है कि यहाँ पर फेसलेस असेसमेंट में जो गवर्नमेंट का जो प्लान है कि जो एसएससी और जो असेसिंग ऑफिसर है दोनों को अलग करना है। जो भी अगर एसएससी अगर दिल्ली का एसएससी है जिसका जुरिडिक्शन ऑफिस दिल्ली में है, हो सकता है इसका जो असेसिंग ऑफिसर है दिल्ली से बाहर का हो या मतलब इंडिया के किसी दूसरे छोर से मतलब दूसरे कोने में हो। तो एक ऐसा है। तो मेन मतलब करप्शन को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा मतलब बहुत बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि मतलब फिर जो है कि फेसलेस असेसमेंट हो और मतलब इंटरेक्शन असेसिंग ऑफिसर और ये एसएससी के बीच में ना हो। इसमें जो कहानी ये है कि गवर्नमेंट ने क्या बनाया, इस जो फेसलेस नहीं, ये होता है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। इसकी दूसरी तरफ एक होती है ये यहाँ पर असेसमेंट यूनिट, और दूसरा वही होता है वेरिफिकेशन यूनिट या और वेरिफिकेशन यूनिट। इसकी इस साइड में आता है क्या है, इसके दूसरे साइड में क्या आता है, यहाँ पर एसएससी होगा, यहाँ पर एसएससी होगा। अब कहानी क्या है कि अगर एसएससी का जो सिलेक्शन हुआ है केस जो नॉर्मल प्रोसीडिंग में अंडर सेक्शन 143(3) में या 147 में, तो उसमें होता क्या है कि केस सिलेक्शन होने के बाद केस जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है वो क्या करेगा, केस को असाइन करेगा किसको, किसी असेसमेंट यूनिट को। वो कहीं भी हो सकता है। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कुछ भी मांगना हो, अगर ईओ को कुछ वेरीफाई करना हो तो किसको बोलेगा, असेसमेंट फेस जो फेसलेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है एनएफएसी है उसको भेजेगा, वो आगे एसएससी को भेजेगा। फिर एसएससी क्या करेगा, अगर एसएससी को का रिप्लाई अगर आ गया तो एसएससी का रिप्लाई फाइल का कहाँ करेगा, एसएससी रिप्लाई फाइल करेगा एनएफएसी में, और एनएफएसी क्या करेगा, उसको असेसमेंट यूनिट में ट्रांसफर करेगा। सिमिलरली अगर किसी का वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अगर वेरिफिकेशन कराना है या आमने प्राइस डिटरमिन करवानी है, उसमें क्या होगा, वैल्यूएशन करवाना है या मतलब इस जो भी और थर्ड पर्सन का जो काम है वो क्या है, असेसमेंट यूनिट रिक्वेस्ट किसको करेगा, एनएफएससी को करेगा। एनएफसी क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा वैल्यूएशन यूनिट को या रिस्पेक्टिव यूनिट को ट्रांसफर करेगा। वो भी ऑटोमेटेड होता है, किस कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है किसी को नहीं पता, ऑटोमेटेड। वैल्यूएशन यूनिट जो दूसरी यूनिट है वो क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट जो रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड में एनएफएससी को देगी, और एनएफएससी क्या करेगी, उस रिपोर्ट को असेसमेंट यूनिट को देगी। ठीक है, उसको उसके कंसिडर करेगा। और सिमिलरली होता है एक होता है रिव्यू यूनिट। सिमिलरली इसमें क्या होता है, रिव्यू यूनिट। अगर असेसमेंट यहाँ पर कोई कंपटीशन बना है या इनकम एडिशन हुई है, असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है, ये क्या करेगा, ये मतलब असेसमेंट यूनिट किसको ट्रांसफर करेगा, एनएफएससी को। एनएफएससी को ट्रांसफर करेगा रिव्यू यूनिट को। रिव्यू यूनिट रिव्यू करने के बाद फिर किसको ट्रांसफर करेगा, एनएफएससी को। एनएफएससी ट्रांसफर करने एनएफएससी फिर उसको ऑटोमेटेड कहाँ ट्रांसफर कर देगा, रिस्पेक्टिव असेसमेंट यूनिट को। ये तो कहानी हो गई, बैकग्राउंड हो गया आपका असेसमेंट का, जो असेसमेंट प्रोसीडिंग का जो फेसलेस में कि मतलब असेसिंग ऑफिसर कौन है मुझे नहीं पता, मतलब सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, एनएफएससी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है ना एसएससी के साथ ईओ का। अब कहानी हो गई यहाँ पर, तब समझते हैं इसको आगे कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट center has to assign the case selected for purpose of the faceless assessment under this section to the specific assessment unit through the automated allocation system। अब वही बात होगी कि जो केस सेलेक्ट हुआ है वो क्या करेगा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर किसको ट्रांसफर करेगा, अलोकेट करेगा किसी असेसमेंट यूनिट को। वो क्या होता है, ऑटोमेट, वो जो एलोकेशन जो केस का होगा वो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के द्वारा होगा, उसको किसी का नहीं पता कि ये कहाँ जा रहा है।
अब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर का काम क्या है कि वो बस बिचौलिया का काम कर रहा है, मीडिएटर है ये, कि एसएससी क्या बात किसको पहुंचाना है, असेसमेंट यूनिट को पहुंचाना है, और असेसमेंट यूनिट के बाद एसएससी को पहुंचानी है, या रिव्यू यूनिट को पहुंचानी है, या वैल्यूएशन यूनिट को पहुंचानी है। मतलब एक कहानी हो गई, मतलब बीच मीडिएटर का काम हो गया नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर का। अब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर असेसमेंट यूनिट पे जो एओ बैठा है डायरेक्टली एसएससी को इंटीमेट नहीं करेगा। इंटीमेट कौन करेगा यहाँ पर, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर इसको क्या करेगा, इंटीमेट करेगा एओ को, सॉरी एसएससी को। यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एनएफएससी हैज टू इंटीमेट द एसएससी दैट द असेसमेंट इन हिज केस वुड बी कंप्लीटेड इन फॉलोइंग प्रोसीजर लेट डाउन अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, इसको बताएगा एनएफएससी, एसएससी को बताएगा। अब एनएफसी क्या करेगी, अब सर्विस ऑफ नोटिस होगा, सर्विस ऑफ नोटिस के थ्रू होगा, एनएफएससी के थ्रू होगा। नोटिस विल बी सर्व ऑन एसएससी थ्रू द एनएफएससी अंडर सेक्शन 143(2) और अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में। किसके थ्रू सबमिट होगा ये, सब होगा एसएससी को, एनएफएससी के थ्रू होगा। फाइलिंग ऑफ रिस्पॉन्स की बात आता है। फाइलिंग ऑफ रिस्पॉन्स क्या करेगा, जो नोटिस गया है, जो नोटिस अभी यहाँ इशू हुआ है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 या अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में, ये नोटिस के अगेंस्ट में एसएससी को क्या फाइल करना है, रिप्लाई फाइल करना है। तो रिप्लाई किसके थ्रू फाइल करेगा, एसएससी किसको रिप्लाई फाइल करेगा, एसएससी इस रिप्लाई इस नोटिस के रिप्लाई के अगेंस्ट में, इस नोटिस के रिप्लाई के अगेंस्ट में एसएससी रिप्लाई करेगा। एसएससी किसको रिप्लाई फाइल करेगा, एनएफएससी को फाइल करेगा, और एनएफसी कहाँ ट्रांसफर करेगा, इसको असेसमेंट यूनिट को ट्रांसफर करेगा। यहाँ पर वही बात बोल रहा है। द एसएससी में फाइल हिज रिस्पॉन्स टू द नोटिस विद इन द डेट स्पेसिफाइड देयरइन टू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर व्हिच शैल बी फॉरवर्डेड द सेम टू द असेसमेंट यूनिट। ये कहाँ फाइल करेगा, एसएससी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को फाइल करेगा, और असेसमेंट एनएफएससी क्या करेगा, इसको असेसमेंट यूनिट को ट्रांसफर करेगा। जैसा मैंने बताया था कि अगर इसको कुछ फर्दर वेरिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो असेसमेंट यूनिट किससे बात करेगी, मतलब किसके थ्रू बात करेगा, एनएफएससी को, और एनएफएससी आगे इसको एसएससी को ट्रांसफर करेगा। वही बात बोलता है कि वेयर द केस इज असाइंड टू द असेसमेंट यूनिट इट मे मेक अ रिक्वेस्ट टू द एनएफएससी फॉर ऑब्टेनिंग सच फर्दर इन्फॉर्मेशन। वेयर द केस इज असाइंड टू द असेसमेंट यूनिट इट मे मेक रिक्वेस्ट टू एनएफएससी। एक कहा एनएफसी असेसमेंट यूनिट किसको रिक्वेस्ट करेगा, एनएफएससी को रिक्वेस्ट करेगा, किसके लिए, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, या कोई फर्दर डॉक्यूमेंट के लिए, एविडेंस के लिए। एविडेंस किससे, एसएससी से, या कोई किसी दूसरे पर्सन से। वो स्पेसिफाई करेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एविडेंस चाहिए, या तो एसएससी से चाहिए या किसी थर्ड पार्टी से चाहिए। और फिर असेसमेंट यूनिट को क्या बोल सकता है, इंक्वायरी के बारे में बोल सकता है कि आप इंक्वायरी करवाइए, कंडक्टिंग इंक्वायरी और वेरिफिकेशन बाय द वेरिफिकेशन यूनिट, या इसको बोल सकता है कि जो भी डॉक्यूमेंट इसके पास है असेसमेंट यूनिट के पास, ये क्या बोलेगा असेसमेंट यूनिट किसको, एनएफएससी को, कि भाई आप जो भी डॉक्यूमेंट है इसका वेरिफिकेशन करवाइए कि वेरिफिकेशन यूनिट से। तीसरा क्या हो सकता है कि सीकिंग टेक्निकल असिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, विड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल, एग्जामिशन और एनी अदर टेक्निकल मैटर फ्रॉम द टेक्निकल यूनिट। यहाँ पर और एक यूनिट हो जाएगी टेक्निकल यूनिट, टीयू। टेक्निकल यूनिट से ये वेरिफिकेशन के लिए बात कर सकता है, किसके लिए, किससे, एनएफएससी से। एनएफएससी और रिस्पेक्टिव यूनिट को, या तो क्या नाम आपका, रिव्यू यूनिट को हो, या मतलब वेरिफिकेशन यूनिट को, या टेक्निकल यूनिट को, रिस्पेक्टिव यूनिट को ट्रांसफर क्या करेगा, वो नोटिस इशू करेगा, किसको, एसएससी को, या तो रिस्पेक्टिव यूनिट को। यहाँ पर ही बोल रहा है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर हैज टू इशू एप्रोप्रिएट नोटिस या रिक्वेजिशन टू द एसएससी और एनी अदर पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस रिक्वेजिशन बाय द असेसमेंट यूनिट। अब वही बात हो गई कि वो रिक्वेजिशन जैसा है और रिस्पेक्टिव यूनिट को रिक्वेस्ट पर, असेसमेंट यूनिट के रिक्वेस्ट पर एनएफएससी फर्दर एक्शन लेगा, या तो एसएससी को नोटिस इशू करेगा, या तो रिस्पेक्टिव यूनिट को नोटिस इशू करेगा, या थर्ड पर्सन को नोटिस इशू करेगा। अब क्या करेगा, अब जो मैंने बात करा था कि एसएससी उसके रिस्पॉन्स में अगर नोटिस फाइल करता है, या नोटिस के अगेंस्ट एसएससी क्या करता है, रिस्पॉन्स फाइल करता है, तो यही बात यहाँ पे कर रहा है।
the assessee would be required to file response to the notice within the time specified therein. A such time age may be extended based on the application. In this regard to the NFC shall forward the reply to the assessment unit. यहाँ पर दो चीजें होती है, जो नोटिस आता है हमारे पास, नोटिस 142 सबसेक्शन 1 में जो नोटिस आएगा, ठीक है, और या अंडर सेक्शन 143(2) में जो नोटिस आता है, जो भी नोटिस आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी या जो भी क्वेश्चनर इशू होगा, उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया जाता है कि आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम देते हैं वो लोग कि आप इस मतलब आज हो गया, आप 12 तारीख हो गई, आज होगी 13 तारीख, 13/4। अब ये क्या करेंगे कि बोलेंगे कि अब जो नोटिस इशू करा है आज के डेट में इशू करा है 13/4/2023 में, अब ये नोटिस स्पेसिफाई क्या करेंगे, डेट और टाइम स्पेसिफाई करेंगे। आप 20 तारीख को, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20/4/2023 को, 23 ऑन, यहाँ ऑन और बिफोर होता है, ऑन और बिफोर होता है यहाँ पर, मतलब इतने ऑन और बिफोर इतना, या टाइम भी दे देते हैं यहाँ पर कि इतने बजे तक आप अपना रिप्लाई फाइल या सबमिट कर दीजिए। तो इस नोटिस के केस में क्या करेगा एसएससी, तो एसएससी क्या करेगा, रिप्लाई किसको फाइल करेगा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को एसएससी क्या करेगा, रिप्लाई फाइल करेगा, और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर क्या करेगा, उस रिप्लाई को ट्रांसफर कहाँ कर देगा, असेसमेंट यूनिट को ट्रांसफर कर देगा। whether request for conducting a certain inquiry verification by the verification unit has been made by the assessment unit, the request would be assigned by National Faceless Assessment Center to verification unit through a automated allocation system। और सिमिलरली वहां पर हो गया जो मैंने बात करी थी कि वो वेरिफिकेशन आएगा, वो ट्रांसफर करेगा। अगर कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगी तो where a request for seeking a technical assistance from the technical unit has been made by the assessment unit, ठीक है, the same the request would be assigned by National Faceless Assessment Center NFSC to the technical unit through the automated system। अब उस कहानी वो है कि वो रिस्पेक्टिव यूनिट को ट्रांसफर करेगा, सारा कहानी क्या होगी, ऑटोमेटेड सिस्टम से होगा। अब क्या करेगा, वेरिफिकेशन, जैसे मैंने बात करा था कि सारे वेरिफिकेशन यूनिट या टेक्निकल यूनिट या जो भी है रिव्यू यूनिट के क्या करेंगे, जो इसके रिक्वेस्ट पे, असेसमेंट यूनिट के रिक्वेस्ट पे एनएफएससी क्या ट्रांसफर करेगा, असाइन करेगा रिस्पेक्टिव यूनिट को, और इस रिस्पेक्टिव यूनिट क्या करेंगे, रिपोर्ट किसको देंगे, एनएफएससी को, और एनएफएससी इसको फिर किसको ट्रांसफर करेगा, असेसमेंट यूनिट को। मतलब बिचौलिए का काम हो गया। The National Faceless Assessment Center has to send the report receipt from the verification unit or technical unit to the concerned assessment unit, उसी को भेजेगा, और डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं होगा किसी के साथ। जो भी इंटरेक्शन होगा, जो भी असेसमेंट यूनिट को करना, मतलब असेसमेंट यूनिट को करना है, किसके थ्रू करना है, एनएफएससी के थ्रू करना है, या तो टेक्निकल दूसरे अदर यूनिट से करनी है, या तो एसएससी से करनी है। और जो भी अगर एसएससी रिस्पॉन्स फाइल करेगा एनएफएससी को, एनएफएससी ट्रांसफर उसको किसको करेगा, असेसमेंट यूनिट को। सिमिलरली अगर कोई रिपोर्ट जो वेरिफिकेशन यूनिट या टेक्निकल यूनिट से भी, या मतलब रिव्यू यूनिट से जानी है, वो यूनिट ट्रांसफर कहाँ करेगी, असेसमेंट यूनिट रिक्वेस्ट करेगा किसको, एनएफएससी को, एनएफएससी ऑटोमेटिक ट्रांसफर किसको करेगा, रिस्पेक्टिव यूनिट को। रिस्पेक्टिव यूनिट क्या करेगी, जो रिपोर्ट बनाएगी और उसको रिपोर्ट किसको देगी, एनएफएससी को, एनएफएससी किसको ट्रांसफर करेगा, असेसमेंट यूनिट को। मतलब डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है, थ्रू जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से ही बात होगी, एनएफएससी के माध्यम से ही यहाँ पे बात होगी। अब क्या होता है, कहानी क्या हो गई कि असेसिंग ऑफिसर ने इसके रिक्वेस्ट पे क्या नाम, एसएससी ने नोटिस इशू करा 142 सबसेक्शन 1 में या 143(2) में, किसके थ्रू, एनएफएससी के थ्रू। अगर इसका कोई एसएससी रिप्लाई नहीं फाइल करता है विद इन रिस्पेक्टिव टाइम, तो असेसमेंट यूनिट क्या नहीं, एनएफएससी क्या करेगा, इंटीमेट करेगा फेलियर टू द असेसमेंट यूनिट। वही बात यहाँ पे कर रहा है, वेयर द एसएससी फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस सर्व फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, एविडेंस और नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 और टर्म्स ऑफ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2, द एनएफएससी शेल इंटीमेट सच फेलियर टू द असेसमेंट यूनिट। ठीक है, अगर एसएससी ने फाइल नहीं करा है कोई भी इन्फॉर्मेशन या सबमिशन, रिप्लाई नहीं दिया नोटिस का, तो किसको वो इन्फॉर्मेशन असेसमेंट यूनिट वेट करेगा टिल द ड्यू डेट, और उसके बाद इंटीमेट करेगा किसको, फेलियर का इंटीमेशन किसको देगा, असेसमेंट यूनिट को।
अब क्या करेगा यहाँ पर जो अगर रिस्पेक्टिव नोटिस का इशू हम नहीं करते हैं, रिस्पेक्टिव नोटिस का हम अगर रिप्लाई नहीं देते हैं, तो असेसमेंट यूनिट के पास क्या है या एओ के पास क्या है, वो क्या करते हैं हमें कि 144 का नोटिस इशू करते हैं। अंडर सेक्शन 144, जैसा मैंने पिछली क्लास में कल परसों बात करी थी कि ये बेस्ट जजमेंट का होता है, एक्स पार्टे ऑर्डर का होता है, इसके लिए नोटिस दिया जाता है बेस्ट जजमेंट पास करने से पहले। तो क्या करेगा यहाँ पर द असेसमेंट यूनिट सर्व अपॉन द, यहाँ पर क्या है, सर्विंग नोटिस अंडर सेक्शन 144 फॉर फेल्यूर ऑन पार्ट ऑफ द एसएससी। अगर एसएससी ने रिस्पॉन्स फाइल नहीं करा है तो उसके लिए क्या केस बनता है, 144 का अंडर सेक्शन 144 में बेस जजमेंट होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास है उसके बेस पे वो क्या करेगा, बेस जजमेंट पास करेगा, वो हमेशा एसएससी के अगेंस्ट में होता है। द असेसमेंट यूनिट सेल सर्व अपॉन such assessment such assessee a notice through NFSC under section 144 giving him an opportunity to show cause on the date or time as specified in such notice to why assessment in this case should not be completed on the based judgment। नोटिस किसके थ्रू इशू करेगा एसएससी को, नोटिस जो है 144 के किसके थ्रू इशू करेगा, एनएफएससी को के थ्रू इशू करेगा। अगर एसएससी क्या करता है, एसएससी टू फाइल रिस्पॉन्स अंडर नोटिस अंडर सेक्शन 144, एसएससी को जब 144 का नोटिस मिलेगा तो एसएससी को क्या फाइल करना होगा, रिस्पॉन्स फाइल करना होगा, लेटर फाइल करने होंगे उस नोटिस के अगेंस्ट में। द एसएससी हैज टू विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन नोटिस और सच टाइम एज में बी एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड फाइल हिज रिस्पॉन्स टू द एनएफएससी व्हिच शेल फॉरवर्ड द सेम टू द असेसमेंट यूनिट। एसएससी क्या करेगा, इस नोटिस नोटिस के अगेंस्ट में एसएससी क्या करेगा, रिप्लाई फाइल करेगा। रिप्लाई किसको फाइल करेगा, एनएफएससी को, एनएफएससी को, और एनएसएससी इसको ट्रांसफर कहाँ कर देगा, फॉरवर्ड कहाँ कर देगा, असेसमेंट यूनिट को। ठीक है, अगर एसएससी ने फाइल नहीं कर रहा है, रिप्लाई फाइल नहीं करी है, तो वो भी क्या करेगा, फेल्यूर का इंटीमेशन नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर किसको इंटीमेट करेगा, असेसमेंट यूनिट को। अगर यहाँ एसएससी ने फाइल कर दिया रिप्लाई रिस्पॉन्स, किस रिस्पॉन्स में, अंडर सेक्शन 144 का सो कॉल नोटिस के अगेंस्ट में एसएससी ने रिप्लाई फाइल कर दिया है, तो किसको, एनएफएससी को, तो एनएफएससी क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा असेसमेंट यूनिट को। अगर एसएससी ने बेस जजमेंट का जो सो कॉल नोटिस के अगेंस्ट रिप्लाई फाइल नहीं कर रहा है, तो असेसमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर मतलब एनएफएससी क्या करेगा, वो वेट करेगा टिल द ड्यू डेट, और ड्यू डेट के बाद वो क्या करेगा, ड्यू डेट क्या, रिस्पॉन्स फाइल करने का जो ड्यू है डेट, उस तारीख तक वेट करेगा। अगर एसएससी ने रिप्लाई नहीं फाइल करता तो क्या करेगा, एसएससी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एनएफएससी वो इंटीमेट कर देगा किसको, असेसमेंट यूनिट को, कि एसएससी ने रिप्लाई फाइल नहीं किया है इस रिस्पॉन्स नोटिस अंडर सेक्शन 144। अब असेसमेंट, अब 144 का नोटिस इशू हो गया, सब कुछ हो गया। अगर 140 नोटिस कहाँ इशू हुआ है, पहला नोटिस हुआ था 142 में, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में 143 में एसएससी क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में रिप्लाई फाइल कर दिया है, रिप्लाई फाइल कर दिया, कोई बात नहीं, रिप्लाई फाइल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइल्ड नहीं है तो कौन सा नोटिस जाएगा, सो का नोटिस जाएगा किसका, अंडर सेक्शन 144 में, अंडर सेक्शन 44 का सो का नोटिस देने के पास एसएससी ने क्या करा, रिप्लाई फाइल कर दिया, ओके। अगर नहीं करा कोई बात नहीं। अब क्या करेगा, जो भी मटेरियल रिप्लाई फाइल हो गया है या सो का नोटिस का रिप्लाई फाइल हो गया है, जो भी मटेरियल उसके पास है उसका क्या करेगा, वो क्या करेगा, असेसमेंट नोटिस के बाद उसको क्या इनकम और लॉस डिटरमिन करेगा। उसको समझते हैं एक बार। द असेसमेंट यूनिट सेल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ ऑल रेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड प्रिपेयर इन राइटिंग एन इनकम और लॉस डिटरमिन प्रपोजल करेगा विच where no variation prejudicial interest to the SSC is proposed or send a copies of such income or loss determination proposal to the NFCC। यहाँ पर दो सिचुएशन बन सकती है। दूसरा क्या है कि सो का नोटिस स्टेटिंग द वेरिएशन प्रिजुडिशियल इंटरेस्ट टू द SSC in any other case a so called notice stating variation prejudicial to the interest of the SSC proposed to made to the income of SSC a calling upon him to submit
as to why proposed variation should not be made. Serve such so-called notice on SSC through NFSC. जो एसएससी ऑफिसर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा जो अब इन्फॉर्मेशन उसके पास है, इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है 142 सेक्शन अंडर नोटिस जो इशू हुआ है अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 या जो सो कॉल्ड नोटिस इशू हुआ था 144 में, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर क्या करेगा, उसका इनकम और लॉस डिटरमिन करेगा। डिटरमिन करेगा मीन्स जो हमने रिटर्न फाइल करा है पहले से, वो सपोज हमने 10 लाख रुपए की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी थी, 18 लाख कर देता हूँ, 18 लाख रुपए की हमने रिटर्न टोटल इनकम डिक्लेयर करा था। जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है या जो हमारे रिप्लाई से अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है या हमारे सो कॉल्ड नोटिस का नहीं होता है या हमने रिप्लाई फाइल नहीं किया, वो क्या करेगा, टोटल इनकम डिटरमिन करेगा। टोटल इनकम डिटरमिन करने का या तो हमारा टोटल इनकम एक्सेप्ट कर ले, पहला हो गया, या दूसरा हो गया इसमें एडिशन कर दे, मतलब इसको घटा नहीं सकता। 18 लाख को जो हमने इनकम टोटल इनकम डिक्लेयर करा है उसको घटा नहीं सकता है, उसको बढ़ा सकता है, या तो उतने पे 18 लाख मान ले या क्या करेगा 18 लाख से बढ़ा देगा। अगर 18 लाख से बढ़ेगा, अगर 18 लाख मान लिया तो कोई इशू नहीं है। अगर 18 लाख ही टोटल इनकम डिटरमिन कर रहा है तो क्या हुआ, कोई वेरिएशन नहीं है हमारे इनकम में, जो हमने डिक्लेयर करा था और जो हमने इनकम डिक्लेयर करा था, जो असेसिंग ऑफिसर ने कंप्यूट करा है 18 लाख, असेसिंग ऑफिसर भी क्लेम करा है, कंप्यूट करा है और डिटरमिन करा है, और हमने भी अपना रिटर्न ऑफ इनकम 18 लाख पे ही फाइल किया था, तो कोई वेरिएशन नहीं हो गया। तो क्या करेगा, ये एनएफएससी को सेंड करेगा। 18 लाख ही डिटरमिन हुआ है, यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। क्या करेगा वो, एनएफएससी को एक भेज देगा ये। अब दूसरा क्या है कि जहाँ सपोज दूसरा केस हो गया 18 लाख है, हमने जो इनकम डिक्लेयर करा है, सपोज कुछ और इनकम कुछ या डॉक्यूमेंट या कुछ और उनको कुछ असेसमेंट और कुछ लगा के मिला जिसपे ये प्रूफ होता है कि एसएससी ने टैक्स इवेजन करा है या टैक्स कम पे करा है, तो उसका एडिशन करेगा यहाँ पे। सपोज 10 लाख रुपया और ले लो, जो वेरिएशन हो गया, टोटल क्या हो गया 28 लाख, वेरिएशन हो गया, वेरिएशन कितने का हो गया 10 लाख रुपए का वेरिएशन हो गया, मतलब 10 लाख रुपए पे एसएससी को टैक्स और पे करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई वेरिएशन है वह क्या प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी है। ये वेरिएशन हो गया, हमारा डिक्लेयर हमने रिटर्न ऑफ इनकम में 18 लाख करा था, उसने एडिशन के लिए प्रपोज रिकमेंड कितना कर रहा है, प्रपोज कितना कर रहा है, जो वेरिएशन है 10 लाख का कर रहा है, टोटल इनकम 28 लाख हो गया। जो वेरिएशन है वो प्री जुडिशियल इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी है, प्री जुडिशियल इंटरेस्ट ऑफ एसएससी है क्योंकि एसएससी को इस पर टैक्स पे करना है, ठीक है। इसके लिए वो क्या करेगा, एसएससी को सो कॉज नोटिस इशू करेगा। कौन सो कॉज नोटिस इशू कौन करेगा, असेसमेंट यूनिट, किसके थ्रू, नेशनल फेसलेस असेसमेंट के थ्रू, कि ये वेरिएशन क्यों ना ऐड कर दिया जाए आपके इनकम में, ठीक है। किसके थ्रू नोटिस इशू करेगा, एनएफएससी के थ्रू नोटिस इशू करेगा। अरे जैसे हम लोग स्कूल में अगर क्या होता था, अगर स्कूल या कॉलेज में अगर वाइस चांसलर को, कॉलेज की बात करूँ, लेटर लिखना हो या स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर लिखना हो तो हम डायरेक्ट नहीं लिखते थे। यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर या तो कॉलेज प्रिंसिपल के थ्रू लिखेंगे, जब वाइस चांसलर को लिखना हो तो कॉलेज प्रिंसिपल के थ्रू लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। अगर यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसिपल को लिखना है तो क्लास टीचर के थ्रू करते हैं स्कूल में। तो सिमिलरली कहानी हो गई कि अगर डायरेक्ट इशू नहीं करेंगे, पहले वो क्या करेगा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को लिखेगा के थ्रू नोटिस इशू करेगा। अब क्या हो गया, intimation to the assessment unit in case of no response file where the SSC failed to file response। ये तो कहानी हो गई यहाँ पर। अब SSC क्या हो, सो कॉज का रिप्लाई देगा। SSC to file response to the notice within the specified time, the SSC shall file his reply to so called notice on a date or time as specified therein, or such time as may be extended on the basis of application मेड इन दिस रिगार्ड। एप्लीकेशन या एक्सटेंड क्या होता है, कितना बार सपोज वो टाइम देते हैं लोग कि टाइम इस टाइम पे फाइल कर दो, तो हमारे पास एसएससी के पास क्या होता है कि टाइम नहीं होता, या तो मतलब डेटा बहुत अधिक होता है, या जो कंसर्न ऑफिसर जो केस को हैंडल कर रहा है कंपनी का वो कहीं बाहर गया हुआ है, या तो टैक्स कंसल्टेंट है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस कारण कितना बार सिचुएशन हो सकता है कि टाइम पे रिप्लाई फाइल नहीं हो पाता।
तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो प्रैक्टिस में करते हैं वो क्या करते हैं, एक एडजमेंट फाइल कर देंगे और उसमें रीजन मेंशन कर देंगे कि इस रीजन से हम आज के इस डेट पे हम स्पेसिफाई मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं, फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक एडजमेंट के लिए एक अलग से कॉलम बना हुआ था ऑनलाइन प्रोसीडिंग में, एडजमेंट के लिए सीकिंग एडजमेंट करके आता है यहाँ पर, सीकिंग एडजमेंट करके आता है। यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे असेसमेंट प्रोसीडिंग में, इनकम लॉग किसी एसएससी का अगर केस खुला हुआ है तो उसको चेक सेंटर को फाइल करेगा एसएससी, और एसएससी उसको किसको ट्रांसफर कर देगा, असेसमेंट यूनिट को। सिमिलरली अगर एसएससी ने रिप्लाई फाइल नहीं करा है, जो वेरिएशन का शो का नोटिस जो इशू करा, अगर एसएससी ने फाइल नहीं करा है तो एनएफएससी क्या करेगा, उसको इंटीमेट करेगा किसको, असेसमेंट यूनिट को, कि जो शो का नोटिस का रिप्लाई एसएससी ने फाइल नहीं करा है। अब उसके बाद जो क्या है, एसएससी का रिप्लाई आ गया, ठीक है, रिप्लाई अगर पहले केस में अगर एसएससी ने रिप्लाई शो का नोटिस का जो वेरिएशन का रिप्लाई आ गया, रिप्लाई को कंसीडर करते हुए असेसमेंट यूनिट क्या करेगा, असेसमेंट यूनिट टू प्रिपेयर इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल आफ्टर कंसिडरिंग द रिस्पॉन्स रिसीव्ड अंडर द क्लोज as the case may be and taking into account all the relevant material available on record, prepare an income or loss determination proposal and send to the same assessment NFSC। अब जो वेरिएशन के लिए बनाया था उस शो कॉज नोटिस दे दी, शो कॉज नोटिस के रिप्लाई में अगर वो क्या नाम आ गया, उस पर अगर एसएससी ने रिप्लाई कर दी तो उसके मटेरियल को कंसिडर करते हुए फिर वो कंप्यूट करेगा, टोटल इनकम और लॉस डिटरमिन करेगा और फिर इसको एनएफएससी को सेंड करेगा। अब यहाँ पर करेगा अपॉन द रिसीव, अब यहाँ पर एनएफएससी की ड्यूटी आ गई, एनएफएससी को भेज दिया, एनएफएससी अपॉन रिसीप्ट ऑफ द इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल एज रेफर्ड टू इन सब क्लोज, ऊपर की बात करी थी, वेयर नो वेरिएशन प्रेजुडिशियल टू द एसएससी वर प्रपोज्ड और वेयर वेरिएशन प्रेजुडिशियल टू द एसएससी वर प्रपोज्ड, देन सो कॉज नोटिस वाज इशूड टू हिम, जो इशू हुआ था, एज द केस में बी NFSC on the basis of guideline issued by the board convey the assessment unit to prepare draft assessment order with the income or loss determination proposals which shall thereafter prepare the draft assessment order. Assign the income or loss determination proposal to review unit through the automated। अब क्या करेगा एनएफएससी, क्या करेगा एनएफसीसी को फाइनल उसने भी क्या भेज दिया, दोबारा जो भेजा क्या टोटल इनकम और लॉस डिटरमिन जो किया है एनएफसीसी को, उसके बेसिस पे एनएफसीसी ने क्या करेगा, जो सीबीडीटी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसको डायरेक्शन देगा कि भाई अब तुम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करो, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाओ, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्रिपेयर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, और दूसरा क्या हो गया, असेसमेंट यूनिट जो एनएफएससी जो इनकम और लॉस जो डिटरमिन किया है असेसमेंट यूनिट, इसको क्या करता है, रिव्यू यूनिट को ट्रांसफर कर देगा थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम कंडक्टिंग रिव्यू ऑफ द सच प्रपोजल, ठीक है। अब जो एसएससी ने क्या करा है, जो असेसमेंट यूनिट ने जो सेकेंड टाइम पे जो वो करा, क्या नाम आपका, जो इनकम और लॉस डिटरमिन करी, वो एनएफसीसी को भेजा, एनएफसीसी ने उसको क्या भेज दिया, किसको, रिव्यू यूनिट को भेज दिया थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम कि इसको आप रिव्यू करो, जो प्रपोज हमने करा हुआ है, असेसमेंट यूनिट ने प्रपोज जो एडिशन के लिए प्रपोज किया हुआ है उसको आप वेरीफाई करो। Where the proposal is signed to the review unit, review, अब बात आगे क्या आती है, review unit to prepare the review report unit shall conduct a review of the income or loss determined proposal assigned to it by NFSC. After it shall prepare review report sent to the NFSC. NFSC forward the review report to the assessment unit which has proposed the income or loss determination। वही कहानी हो गई जैसा मैंने बोला था, रिव्यू यूनिट को ट्रांसफर करेगा, जो लॉस और इनकम डिटरमिन किसने करा, असेसमेंट यूनिट ने करा, किसको भेजा, एनएफसीसी को, एनएफसीसी ने क्या करा, इसके बेस पे रिव्यू यूनिट को भेजा है, रिव्यू यूनिट क्या करा, इसको जो भी रिव्यू करके अपनी रिपोर्ट किसको भेज दी, एनएफएससी को, एनएफसीसी को फॉरवर्ड कहाँ कर दिया, असेसमेंट यूनिट को ट्रांसफर कर दिया।
असेसमेंट अब ड्राफ्ट, अब डायरेक्शन का है जो आया था किसका, ड्राफ्ट ऑर्डर का। द असेसमेंट यूनिट सेल आफ्टर कंसिडरिंग द सच रिव्यू रिपोर्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट सम। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि रिव्यू यूनिट या तो कुछ चीज़ों पे एक्सेप्ट कर लेगी या कुछ पे रिजेक्ट करेगी। तो उसको रिव्यू यूनिट के जो रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए क्या करेगा असेसमेंट यूनिट सेल, द असेसमेंट यूनिट असेसमेंट यूनिट कार्य करेगा। असेसमेंट द असेसमेंट यूनिट सेल आफ्टर कंसिडरिंग सच रिव्यू रिपोर्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट सम और ऑल द मॉडिफिकेशन प्रपोज देयर इन आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन केस ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द सच मॉडिफिकेशन प्रिपेयर ड्राफ्ट रिपोर्ट। वो रिव्यू रिपोर्ट के बेस पे क्या करेगा, रिव्यू रिपोर्ट के बेस पे अपना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर किसको भेजा जाएगा, ये किसको भेजेगा, रिव्यू असेसमेंट यूनिट जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो बनाया किसको भेजेगा, एनएफएससी को। एनएफएससी असेसमेंट यूनिट सेंड सच ड्राफ्ट ऑर्डर प्रिपेयर्ड सेंड टू द एनएफएससी और एनएफएससी को भेजेगा। अब यहाँ करेगा एनएफएससी सेल कन्वे द असेसमेंट यूनिट टू पास द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। अब असेसमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट को ड्राफ्ट ऑर्डर मिलने के बाद क्या बोलेगा, ये फाइनल ऑर्डर पास करने के लिए बात करेगा, बोलेगा। असेसमेंट सेल पास द फाइनल ऑर्डर इनिशिएट पेनल्टी प्रोसीडिंग इफ एनी सेंड टू द एनएफएससी। इसमें कुछ अमेंडमेंट थे, पहले था कि असेसमेंट जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर था वो किसको भेजना होता था आपको, ये क्या नाम, फिर एसएससी को भेजना होता था। अब यहाँ पे वो बात खत्म कर दी है। ड्राफ्ट मतलब इसमें बहुत सारे लिटिगेशन आ गए थे कि बिना ड्राफ्ट ऑर्डर सेंड किए हुए ऑर्डर पास हो गया था, तो उसके बाद बहुत सारे मैटर लिटिगेशन में आ गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने या रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट में बहुत सारे पिटिशन गए थे। इसके बाद उन्होंने जो अमेंडमेंट आया पीछे उन चेंज कर हटा दिया इस पर। यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया असेसमेंट वो नेशनल फेसिलिटी असेसमेंट सेंटर कन्वे टू द असेसमेंट यूनिट टू पास द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर ऑन इन अकॉर्डेंस विद सच ड्राफ्ट ऑर्डर। आफ्टर दैट द असेसमेंट यूनिट पास द फाइनल ऑर्डर इनिशिएट पेनल्टी प्रोसीडिंग इफ एनी सेंड टू द एनएफसीसी। अब एनएफसीसी क्या करेगा, एनएफएससी टू सर्व कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू द एसएससी। जो ऑर्डर जो असेसमेंट फाइनल पास हो गया, एनएफएससी सेल सर्व कॉपी ऑफ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर नोटिस फॉर इनिशिएटिंग पेनल्टी प्रोसीडिंग इफ एनी on SSC along with a demand notice specifies sum payable or refund of any amount due SSC on basis of the such assessment। ठीक है, एनएफसीसी क्या नोटिस सर्व करेगा, ये एसएससी को करेगा। इसमें क्या करेगा, एक तो असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है, साथ में असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, डिमांड नोटिस आएगा। डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 156। दूसरा हो गया पेनल्टी नोटिस अंडर सेक्शन 170A है शायद 270A। ये कंफर्म करना पड़ेगा, तो पेनल्टी नोटिस ही रहने देते हैं यहाँ पर। पेनल्टी नोटिस ही यहाँ पर एक नोटिस इशू करेगा। अब मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग, ये पेनल्टी किस लिए होगा, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। ये तो कहानी होगी नॉर्मल असेसमेंट की अत्यधिक ट्रांसफर प्राइसिंग की। अब दूसरा कहानी आता है कि टीपी में क्या होता है, टीपी में ये 144C किसके लिए आता है, ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट के लिए आ जाता है। यहाँ पर क्या करेगा, एनएफएससी टू सर्व ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू एलिजिबल एसएससी। यहाँ पर क्या है, टीपी के असेसमेंट में वो एनएफएससी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर किसको पास करेगा, भेजेगा एसएससी को, और एसएससी को बोलेगा कि आप उसके विद इन 30 डेज इस पे रिप्लाई कीजिए। ठीक है, एसएससी क्या करेगा, या तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर ले, या ड्राफ्ट असेसमेंट जो रिकमेंडेशन है एडिशन का उसको एक्सेप्ट कर ले, या इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में, या जो एनएफएससी ने इसको एसएससी को ट्रांसफर करा है, फ्रॉड करा है, उस ड्राफ्ट असेसमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट में दो सिचुएशन बनती है क्या, या तो एक्सेप्ट कर ले, या तो इसको इस ड्राफ्ट असेसमेंट के ऑर्डर में कहाँ चले जाए, डीआरपी के पास चले जाए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास चले जाए।
ठीक है, यही बात करता है। या क्या करेगा, या तो फाइल ही असम्पटेंस ऑफ वेरिएंस प्रपोज्ड इन सच ड्राफ्ट ऑर्डर टू एनएफसीसी और फाइल ऑब्जेक्शन इफ एनी टू सच वेरिएशन to dispute resolution panel and NFCC within 30 days to receive by him of such draft assessment order। यहाँ पर दो करने से एक्सेप्ट कर ले, या तो NFCC को इंटीमेट कर दे कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या तो चुपचाप बैठ जाए, कुछ नहीं करना है, 30 दिन के अंदर ही खुद ऑर्डर पास हो जाएगा। डीआरपी के खुद ऑर्डर पास कर देगा, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, जो DPO है, ट्रांसफर प्लास्टिक ऑफिसर है। अदरवाइज और डीआरपी क्या करेगा, या तो हम डीआरपी पे चले गए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लान पे चले गए, तो क्या करेगा, हमें इंटीमेट करना होगा किसको, कि हमने फाइल इसके अगेंस्ट में कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्शन रेज हमने डीआरपी पे करा है, और इंटीमेट कहाँ करेंगे, एनएफसी को करेंगे। अब दिक्कत क्या आती है कि डीआरपी के अगेंस्ट में जो डीआरपी क्या करेगा, डीआरपी इस पे कुछ अगर डीआरपी पे गए हैं, इस सीआईटी अपील के ऑर्डर, अगर यहाँ पे जो आपने एक्सेप्ट ऑर्डर कर लिया है, इस जो एक्सेप्ट करा है, इसके बाद जो फाइनल ऑर्डर आएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा, यहाँ पर फाइनल ऑर्डर आएगा, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम कहाँ जा सकते हैं, सीआईटी अपील में, और डीआरपी सीआईटी अपील में। इसमें क्या करें, जो और डीआरपी का जो रिपोर्ट है, डीआरपी का रिपोर्ट कहाँ होगा, डीआरपी के रिपोर्ट के बेस पे टीपी ऑर्डर पास होगा, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम कहाँ जा सकते हैं, आईटी में। ये आगे हम लोग बात करेंगे इसको जब अपील्स में आएंगे, तो ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे हो गया। The national NFSC shall intimate the assessment unit to complete the assessment based on the draft assessment order upon receive acceptance for the eligible assessee if no objection are received from the eligible assessee within 30 days। अगर ऑब्जेक्शन हमने फाइल नहीं करा, 30 दिन चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ फाइल ही नहीं करा है, या तो हमने इंटीमेट नहीं करा है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या चुपचाप बैठ जाता है, ऐसा फाइल नहीं करता, तो क्या कर देगा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। असेसमेंट यूनिट यहाँ पर क्या, अपॉन रिसीव ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनएफसी द असेसमेंट यूनिट शेल पास द असेसमेंट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द ड्राफ्ट ऑर्डर विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, द पीरियड ऑफ 30 days ऑफ फाइलिंग ऑब्जेक्शन एक्सपायर्ड। ठीक है, इनिशिएट पेनल्टी प्रोसीडिंग, असेंड ऑर्डर टू द एनएफसी, उसके बेसिस पे क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा विद इन 30 days के अंदर। जो एक्सेप्टेंस कर जो हम एक्सेप्ट कर रहा है, उसके विदिन 30 days हम क्या करेगा, वो फाइनल ऑर्डर पास करेगा, जो हमने बात करी थी यहाँ पर। अब जहाँ पर हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में गए हैं, डीआरपी पे गए हैं, यहाँ पे करेगा वेयर एलिजिबल एसएससी मींस टीपी वाले जो केस हो गए सारे, ऐसे फाइल ऑब्जेक्शन विद डीआरपी एनएफसीसी सेल सच इंटीमेशन अलोंग विद द कॉपी ऑब्जेक्शन फाइल टू द असेसमेंट यूनिट। ठीक है, ऑब्जेक्शन कहाँ पे फाइल हुआ है, डीआरपी को असेसमेंट और हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया है, तो उसकी कॉपी कहाँ पे देंगे, एनएफसीसी को देंगे। एनएफसीसी क्या करेगा, इंटीमेट करेगा असेसमेंट यूनिट को कि एसएससी ने कहा गया है ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में, क्या पास कर, ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में डीआरपी में गया है, ऑब्जेक्शन रेज करी है, और ऑब्जेक्शन की कॉपी किसको देगा, असेसमेंट यूनिट को देगा। Where the eligible assessee file his objection with DRP, the NFSC has to, upon receipt of the such direction by DRP under section 144 subsection 5, forward such direction to the assessment। DRP भी डायरेक्शन किसको देगा, डायरेक्ट असेसमेंट यूनिट को नहीं देगा। DRP किसको डायरेक्शन देगा, DRP किसको डायरेक्शन देगा, DRP किसको डायरेक्शन देगा, यहाँ पर NFSC को डायरेक्शन देगा। NFSC के डायरेक्शन को वो कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, ये कहाँ डीआरपी के डायरेक्शन कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, ये असेसमेंट यूनिट को, एनएफएससी। इन कन्फॉर्मिटी विद द डायरेक्शन इशूड बाय द डीआरपी अंडर सेक्शन 144C सबसेक्शन 5, द असेसमेंट यूनिट हैज टू कंप्लीट द असेसमेंट विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 144C सबसेक्शन 13 एंड इनिशिएट द पेनल्टी प्रोसीडिंग इफ एनी एंड सेंड कॉपी द असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, उसी के बेस पे ड्राफ्ट डीआरपी के रिपोर्ट के बेस पे वो क्या करेगा, असेसमेंट यूनिट फाइनल ऑर्डर पास करेगा। अब एनएफसीसी क्या करेगा, ऑर्डर किसको, एलिजिबल एसएससी को क्या टीपी वाले केस हो गए यहाँ पर। एनएफएससी सेल अपॉन द रिसीप्ट ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर सर्व अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर एंड नोटिस फॉर इनिशिएटिंग पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इफ एनी ऑन एसएससी
along with the demand notice specifying such payable by or amount of refund due the assessee based on the such assessment। वो क्या करेगा यहाँ पर, असेसमेंट यूनिट को एसएससी को सर भेज देगा, ये कौन, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर NFAC क्या भेजेगा, एक ऑर्डर भेजेगा, ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर, दूसरा क्या भरेगा, नोट डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस, तीसरा क्या भरेगा, पेनल्टी भेजेगा। ठीक है, अब आगे बात आती है, on completion of assessment NFAC shall transfer all the electronic record of case to the assessing officer having jurisdiction over the said case for such action as may be required under the provision of the Income Tax Act। अब NFC असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद, असेसमेंट अगर कंप्लीट हो गया उसके बाद NFC क्या करेगा, और जो रिकॉर्ड्स है जो असेसी ने फाइल करा है, या वैल्यूएशन रिपोर्ट है, या रिव्यू रिपोर्ट है, टेक्निकल यूनिट का रिपोर्ट है, जो असेसी ने मतलब जो असेसिंग ऑफिसर जो नोटिस इशू करे, सब भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, रिकॉर्ड्स को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, जुरिडिक्शनल ईओ को। ठीक है, ये तो असेसमेंट प्रोसीडिंग कहानी हो गई खत्म। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।